केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट लेक्चर में क्या निपटा दिया था, एडोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन हमने पूरी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, ठीक है भाई सचिन, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा मैं वो उसको पूछूंगा लास्ट में, लेकिन उसको पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर टॉपिक डाल देते हैं जो आज का लेक्चर में रहेगा अपने पास, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टॉपिक रहेगा आज का टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टॉपिक डालिएगा सारे बच्चे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए टेस्ट, यानी कि अगर मुझे यहां पर डिस्टिंग्विश टेस्ट करना होता है, यह बताना होता है कि पता करना होता है कि बताओ कौन सा जो है एल्डिहाइड और कौन सा जो है कीटोन्स है, तो उसके लिए यहां पर होता है ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच के, तो उन्हीं टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम तीन ही टेस्ट पढ़ेंगे। वो तीन टेस्ट अपने पास कौन कौन से होंगे? सबसे जो पहला जो टेस्ट होगा अपने पास, जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो होगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या फिर पहले टॉलेंस रिएजेंट वाला कर लीजिए। पहला जो टेस्ट रहेगा अपने पास वो रहेगा टॉलेंस रिएजेंट, या फिर टॉलेंस टेस्ट कर लो, या फिर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कर लो। यहां पर टॉलेंस टेस्ट लिख दो, सबसे पहला टॉलेंस टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट अपने पास होगा वो होगा फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। और जो तीसरा और लास्ट टेस्ट होगा वो होगा हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। ये तीन टेस्ट हमने कंप्लीट करने हैं यहां पर, और इन्हीं तीन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है ना। अगर मैं बात करता हूं इनमें से, ये टॉलेंस और ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये दोनों होते हैं फॉर एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड को पहचानते हैं, ये एल्डिहाइड की पहचान कराते हैं। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स टेस्ट दोनों क्या करते हैं, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट ये दोनों एल्डिहाइड के लिए होते हैं, या फिर एल्डिहाइड में अपना पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, या फिर एल्डिहाइड की पहचान बताते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं ये हेलोफॉर्म टेस्ट, ये कीटोन्स के लिए हम यहां पर देखेंगे, कीटोन्स के लिए होता है। ठीक है, अल्कोहल के लिए होता है, मिथाइल अल्कोहल के लिए, वो बाद में हम देख लेंगे कि भाई किस किस के लिए ये टेस्ट होता है। लेकिन अभी हम सबसे पहले इन टेस्ट में, ये तीन टेस्ट अपने पास है, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट हम टॉपिक डालेंगे वो है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर साल इन तीनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से जो ये तीन टेस्ट हैं, इन तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हमें तीनों याद रखने हैं। टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, किसके लिए होता है? फॉर एल्डिहाइड। किसके लिए है? हाँ, फॉर एल्डिहाइड ओनली, फॉर एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट होता है। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, टॉलेंस टेस्ट को। अब किस तरह से टॉलेंस टेस्ट देता है? यहां पर हमें यूज करना पड़ता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या यूज करना पड़ता है? टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट अगर मैं देखूं तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है बेटा इस तरह से, AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस तरह से बाहर होता है इसका नाइट्रेट। ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, जिस वैसे नाम तो तुम्हें आईपीएससी इसका आता है पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने इससे पहले तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ा रखी है और उसमें नेमिंग बहुत अच्छे से सिखा दी थी। ठीक है, और उस नेमिंग में, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लक्ष्मी की अगर बात करें, उसको एक ही टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से आता था, वो था वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर हम वहां पर आईपीएससी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो वो आईपीएससी तुम लोगों को आता है इसका, लेकिन मैं इसका सिंपल नाम लिखवा देता हूं तुम्हें। इस टॉलेंस रिएजेंट का जो सिंपल नाम होगा वो होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है इसका नाम? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये पहचान कराता है किसकी? ये किसकी पहचान कराता है? एल्डिहाइड की पहचान कराता है। अगर इस रिएजेंट को मैंने किसी एल्डिहाइड में डाला, फिर पता चलता है कि वो एल्डिहाइड है वहां पर, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड के लिए। कैसे? कि यहां पर मैं समझ लेता हूं, इसका रिएक्शन देख लेता हूं। मान लीजिए कोई अपने पास एल्डिहाइड है, कोई क्या है अपने पास? एल्डिहाइड। इस तरह से कोई एल्डिहाइड होगा, RCHO कोई एल्डिहाइड होगा भाई। ये मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है,
ठीक है भाई, ये कोई एल्डिहाइड। अब इसमें हम क्या डालते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं बेसिक मीडियम में। ये टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे इसमें, और टॉलेंस रिएजेंट का देखो ये अंदर वाला डालना, क्योंकि मेन कॉम्प्लेक्स तो अंदर वाला होता है, इस बाहर वाले को हटा दो। अरे मेन कॉम्प्लेक्स तो अंदर वाला होता है, जब इस बाहर वाले NO3 नेगेटिव को हटाओगे तो डब्बे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले रिएजेंट को हम इसके साथ डालेंगे, यानी कि प्लस इस तरह से AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस तरह से डब्बे पर पॉजिटिव चार्ज। और किस मीडियम में रखेंगे इसको, बेसिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम है, OH वाला मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम। इस बेसिक मीडियम में हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे किसी एल्डिहाइड में, तो हमें आगे क्या देखने को मिलता है कि इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी एल्डिहाइड का हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही फिर यहां पर क्या होता है, ये NH3 है जो ना, ये NH3 यहां पर आगे इसको बैलेंस कर दिया जाता है, 2 लगा दिया जाता है। ये NH3 यहां पर बनते हैं प्लस NH3, वो भी 4 NH3 यहां पर निकलेगा। अमोनिया गैस निकलती है 4 इस तरह से, 2 यहां पर, 2 इस तरह से, हमने पहले लगा रखे 4, प्लस यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं, इस OH से लेकर और यहां से H लेकर, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं, और प्लस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 सिल्वर, इस तरह से 2Ag अलग आ जाता है इस तरह से, यानी कि ये सिल्वर अलग आ जाएगा। ठीक, अगर किसी एल्डिहाइड में हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला बेसिक मीडियम में, या बेसिक यहां पर कोई भी हो सकता है, KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कोई भी बेस यहां पर हम ले सकते हैं बेसिक मीडियम में, है ना। यानी कि किसी एल्डिहाइड को अगर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है तो उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, ठीक, और टॉलेंस रिएजेंट के साथ हल्का सा थोड़ा सा उसमें बेस ऐड कर दो। फिर देखने को तुम्हें मिलेगा कि आगे पूरी रिएक्शन होगी, और जो टेस्ट ट्यूब है उसके चारों तरफ किसकी परत देखने को मिलेगी, सिल्वर की परत देखने को मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सिल्वर वहां पर डिपॉजिट हो गया होगा, वो चारों तरफ टेस्ट ट्यूब के बाहर से जब टेस्ट ट्यूब देखोगे तो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ तुम्हें क्या दिखेगा, सिल्वर वाली अपीयरेंस देखने को मिलेगी, यानी कि जितना भी सिल्वर रहा होगा वो साइड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये Ag जो है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। ये Ag क्या आ जाता है, ये सिल्वर है ना, इसी को कहते हैं सिल्वर। ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है कहां पर, उस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो वो टेस्ट ट्यूब के चारों वॉल पे ये आ जाता है, यानी कि ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। किस तरह से देखने को मिलेगा उसको मैं भी बता देता हूं तुम लोगों को। जब ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम करोगे, या फिर किसी बच्चे ने कर भी दिया होगा, उसके स्कूल में करा दिया गया, लेकिन अभी अगर हम बात करोगे, जब तुम इसका एक्सपेरिमेंट आगे करते हो टॉलेंस रिएजेंट वाला, तो तुम्हें देखने को मिलता है कि टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, और बाहर से वो पूरी सिल्वर सिल्वर जैसी दिखती है वो टेस्ट ट्यूब। ठीक है, डिपॉजिट तो अंदर साइड से होता है वो सिल्वर, लेकिन बाहर से देखने को मिलता है वो चमचमाता हुआ। जितनी टेस्ट ट्यूब पे सिल्वर डिपॉजिट हो रखा होगा उतनी टेस्ट ट्यूब क्या करती है, साइन करती है। ठीक है ना, तो वही चीज है अपने पास सिल्वर मिरर, सारा का सारा सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। आई बात समझ में, कहां पर, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे। अच्छा, इस टेस्ट को, इस वजह से इस टेस्ट को, इस टॉलेंस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इसी वजह से ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, इससे पता चल जाता है कि जो कंपाउंड अपने आप में हमने लिया, जो टेस्ट ट्यूब में हमने कंपाउंड लिया, वो क्या है, एल्डिहाइड। क्योंकि जिस तरह से सिल्वर इस तरह से डिपॉजिट हो गया, तो ये किसकी प्रेजेंस बताता है, कि इसका मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब में ले रखा है वो क्या है, एल्डिहाइड। तो इस तरह से एल्डिहाइड की पहचान करा दी इसने। उसको देख लेते हैं किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता हूं, तो तुम जब लेबोरेटरी में जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्या रखे होते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रखे होंगे, जिसमें से कुछ सॉल्यूशन या फिर कोई एक सॉल्यूशन, यानी 4-5 सॉल्यूशन अगर लैब में रखे हुए हैं, और तुम्हें बोल रखा है इन 4-5 सॉल्यूशन में से बताओ एल्डिहाइड वाला सॉल्यूशन कौन सा है, कि किस सीसी पे, किस बोतल पे एल्डिहाइड है। तो तुम क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, या फिर जितनी बोतलें रखी होंगी उतने टेस्ट ट्यूब लोगे, उतने टेस्ट ट्यूब ले, और थोड़ा थोड़ा बोतलों से वो लिक्विड निकालते रहे सब पे, क्योंकि सारे ट्रांसपेरेंट है, तुम देख के तो बता नहीं पाओगे कि कौन एल्डिहाइड है, ऐसे देख के थोड़ी नहीं बता पाओगे कि कोई एल्डिहाइड है, या फिर कोई टेस्ट थोड़ी नहीं कर दोगे, कि केमिकल को टेस्ट थोड़ी नहीं करा जा सकता। ठीक है,
उत्तरांचल स्कूल की बात है, वहां पर एक बच्ची ने जो है सॉल्ट समझ के वो टेस्ट कर लिया था। बोले ये कोई सॉल्ट है, उसने सोचा कि भाई वही सॉल्ट होगा जैसे स्कूल वाला सॉल्ट, मतलब घर वाला सॉल्ट होता है, उसने टेस्ट कर लिया। ये मुझे वहां के टीचर बता रहे थे, ठीक है, कि एक बार तो एक बच्ची जो है सॉल्ट बोला कि उसने, तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। सॉल्ट का मतलब वही थोड़ी नहीं जो घर पे सॉल्ट है, उसने वो टेस्ट कर लिया, फिर जल्दी जल्दी मुंह धुलाया, उसका कुल्ला वगैरह करवाया, ठीक है। तो ऐसे महान विभूतियां भी बड़ी बैठी रहती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हम ना तो उसको देख के बता सकते भाई हिमांशु कि कौन सा आइडियाइड है, ना हम उसको टेस्ट करके बताएंगे कि इनमें से, इन सारे केमिकल में से कौन सा आइडियाइड है। चलो यार आइडियाइड को हमने खा पी लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए वो 4-5 लिक्विड में से अगर मेरे पास कोई एसिडिक लिक्विड होगा या फिर बेसिक कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक लिक्विड होगा, तो जीभ से चखते चखते जल जाएगी जीभ, है ना। आई बात समझ में। तो इसलिए ना तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना हम उसको देख के बता सकते, क्योंकि सारे के सारे लिक्विड क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन लिक्विड में से कौन सा आइडियाइड है। तो मैं उन सारे लिक्विड को थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा, ठीक, और उन सब में मैं क्या ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे क्या पहचानना है, आइडियाइड पहचानना है। तो आइडियाइड पहचान कराने के लिए कौन सा रिएजेंट होता है अपने पास, टॉलेंस रिएजेंट। मैं टॉलेंस रिएजेंट लूंगा, थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट थोड़ा थोड़ा करके सारी टेस्ट ट्यूब पे मिलाऊंगा। उसके बाद सारी टेस्ट ट्यूब पे ऊपर से थोड़ा थोड़ा क्या डालूंगा, बेस डालूंगा। कि जैसे मान लीजिए कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या होगा, ध्यान सुनना, जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या होगा, यहां पर आइडियाइड होगा, मान लीजिए यहां पर ये आइडियाइड है, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ये आइडियाइड होगा। भाई 4-5 टेस्ट ट्यूब होंगी, लेकिन किसी एक पे आइडियाइड होगा। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब पे आइडियाइड हुआ, ऊपर से तुमने क्या डाला, टॉलेंस रिएजेंट डाला। अरे टॉलेंस रिएजेंट डाला ना यहां पर, ऊपर से टॉलेंस रिएजेंट यूज करा यहां पर, ठीक। टॉलेंस रिएजेंट डाला, ये डाला, प्लस इसके साथ दूसरी बार में क्या डाला, फिर प्लस कोई बेस डाला भाई। अरे बेस डाला मतलब OH नेगेटिव आयन चाहिए ना उसके लिए, कोई बेस डाला। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हिलाया, ऐसे थोड़ा सा हिलाया, या फिर थोड़ा वेट करा, ऐसे नहीं, एकदम नहीं बनता। 1 मिनट के अंदर अंदर वो सिल्वर अपीयरेंस देखने को मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है वो 1 मिनट में भी देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो केमिकल्स अपने पास रखे हैं वो क्या है, उतने पावरफुल नहीं है, या फिर जो सिल्वर जो यहां पर अपने पास टॉलेंस रिएजेंट है वो उतना पावरफुल नहीं है, या फिर आइडियाइड उतना पावरफुल नहीं है, या फिर बेस उतना पावरफुल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। और हीट कहां पर करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि हम भाई उसको स्ट्रिप लैम्प के ऊपर ऐसे डायरेक्ट नहीं लाते हैं, वाटर बाथ में उसको गर्म करते हैं, कि वाटर को गर्म कर और वाटर के अंदर वो टेस्ट ट्यूब डाल दी। जैसे बीकर लिया ना, तो बीकर को रखा स्ट्रिप लैम्प के ऊपर, और फिर क्या करा, बीकर का पानी आधा भरा बीकर, और उस पानी को गर्म करा, उसके अंदर क्या डाल दी, टेस्ट ट्यूब डाल दी। वो 4-5 टेस्ट ट्यूब डाल दी। तो जिसमें भी क्या होगा, आइडियाइड होगा, उस टेस्ट ट्यूब को जब तुम बाहर निकालोगे तो तुम देखोगे कि जितना वहां पर सॉल्यूशंस था उतना क्या हो चुका है, वहां पर वो सारा का सारा सिल्वर क्या आ गया, अंदर से इस तरह से डिपॉजिट हो गया। उस टेस्ट ट्यूब पे अंदर से क्या हो गया, ये सारा का सारा सिल्वर इस तरह से वॉल पे डिपॉजिट हो गया। इस तरह से सारा का सारा सिल्वर क्या हो गया, वॉल पे डिपॉजिट हो गया। ऊपर से भी ये किनारों किनारों में क्या आ जाता है, किनारों किनारों में क्या आ जाता है, सिल्वर आ जाएगा। तो जब तुम टेस्ट ट्यूब बाहर से देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वो सिल्वर की परत देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सारा का सारा एजी डिपॉजिट हो गया वहां पर। वो सारा का सारा एजी जो है, वो सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया, सिल्वर डिपॉजिट हो गया अंदर से किस पे, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे। तो वो हमें सिल्वर अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर बोलते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये चीज कंफर्म कर देता है कि वहां पर जो हमने सॉल्यूशन ले रखा है कि वो वाला सॉल्यूशन क्या है, आइडियाइड है ना। यानी कि जो सिल्वर अपीयरेंस देगा, जो टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो वो ये बताएगा कि वो सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, आइडियाइड। आई बात समझ में, ठीक। तो इस तरह से हम आइडियाइड की पहचान कर सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट से। दूसरा अपने पास टेस्ट कौन सा है, फेलिंग सॉल्यूशंस टेस्ट भी है, इससे भी पता करेंगे आइडियाइड की। तो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
लैब में जाओगे तो कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड के लिए तो है, लेकिन केवल और केवल ऐसे एल्डिहाइड के लिए जो एलिफेटिक हो, ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये बात यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। किस एल्डिहाइड के लिए है? एलिफेटिक एल्डिहाइड समझते हो भाई? एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसमें एरोमेटिक वाली कोई बात ना हो, जैसे बेंजील्डिहाइड है ना, बेंजील्डिहाइड क्या है? बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो एरोमेटिक वाली बात ना हो, ठीक है। केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन वाला एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, बेंजील्डिहाइड नहीं होना चाहिए, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देगा। एक बात यहां सुनना, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है, ये टॉलेंस टेस्ट जो है, चाहे वहां पर कोई भी एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, तो दोनों के लिए टॉलेंस टेस्ट होगा। भाई अगर हमारे पास बोला गया कि भाई हमें एल्डिहाइड के लिए टेस्ट करना है तो हम टॉलेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड कोई भी हो, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट केवल और केवल किसके लिए होता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। ये तभी अपने पास पॉजिटिव टेस्ट देगा जब एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होगा, जैसे बेंजील्डिहाइड है वो होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा। आई बात समझ में? ये टेस्ट कब देगा? जब केवल और केवल क्या हो? एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड नहीं, एरोमेटिक को छोड़ के, ठीक है, तब ये टेस्ट देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसका जैसे मैंने टॉलेंस रिएजेंट तुम्हें बताया कि भाई टॉलेंस टेस्ट का टॉलेंस रिएजेंट होता है, इसका भी ग्रुप रिएजेंट होता है और उस ग्रुप रिएजेंट का नाम होता है फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट। और अगर फेलिंग्स रिएजेंट की मैं बात करता हूं तो ये फेलिंग्स रिएजेंट दो होते हैं, दो फेलिंग्स रिएजेंट होते हैं, ग्रुप ए रिएजेंट एंड ग्रुप बी रिएजेंट। फेलिंग का ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ये दो रिएजेंट होते हैं। ग्रुप ए वाले रिएजेंट का नाम होता है अपने पास, ग्रुप ए वाले रिएजेंट का जो नाम होता है वो होता है कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बोला जाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, 5H2O इसके साथ क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और उसको जो यहां पर ग्रुप बी वाला रिएजेंट है उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये अपने पास तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, जो ग्रुप बी वाला है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किस तरह से होता है उसको मैं बता देता हूं। वो टार्ट्रिक एसिड से बनता है। टार्ट्रिक एसिड में होते हैं 4 कार्बन, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, बीच में CH और OH CH OH बीच में होते हैं, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस तरह से, OH इधर भी, C डबल बॉन्ड OH इधर भी। लेकिन यहां से OH का H पॉजिटिव निकला होता है, O नेगेटिव में आता है यहां पर पोटेशियम पॉजिटिव, और यहां पर जो है यहां पर OH का H निकला होता है ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर आता है इसका सोडियम पॉजिटिव, सोडियम आयन। तो ये बन जाता है अपने पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये पूरा जो फॉर्मूला है ये बन जाता अपने पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये सॉल्ट है, आई बात समझ में? ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये दोनों सॉल्ट को हम क्या करते हैं? 50-50% मिलाते हैं, यानी कि 1:1 में मिलाते हैं। यानी कि ग्रुप ए अपने पास ब्लू कलर का होता है। अगर मैं यहां पर, इसीलिए मैंने ब्लू कलर लिया, ये अपने पास ब्लू कलर का होगा, ठीक है, पर कौन सा ब्लू होगा? ये लाइट ब्लू होगा, लाइट ब्लू। और ये वाला होगा कलरलेस होगा, ठीक है भाई। ग्रुप ए रिएजेंट जो होगा फेलिंग्स का वो क्या होगा? ब्लू, लाइट ब्लू, और ग्रुप बी वाला होगा कलरलेस। इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिलाते हैं 1:1 में तो एक डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। यानी कि जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी, इन दोनों को मैं 50-50% ऐड करता हूं, 50% ए वाला और 50% बी वाला, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं 50% ये 50% ये, यानी कि 1:1 बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ना कि भाई 1:1 में हम अगर ए और बी को मिलाएं तो इन दोनों का जो कंपोजिशन बनता है, इन दोनों का कंपोजिशन क्या बनता है? अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करता हूं तो ये फिर डार्क ब्लू बन जाता है, ये बन जाता है डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कलर बन जाएगा,
ये ए सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन इस तरह से क्या बन जाएगा, ये डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा, ये सॉल्यूशन डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा। पर ये बना किस तरह से डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू बना कैसे, जब मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी को दोनों को मिलाया तो आगे क्या बन गया, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया, जिसमें अपने पास ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों होंगे अपने पास, यानी कि फाइनल रिएजेंट बन गया किसका, फेलिंग्स का। अब इस फाइनल रिएजेंट जब फेलिंग्स का बनेगा तो उसमें हमें केवल कॉपर आयन से मतलब होता है। इस वाले में क्या होगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इसमें कॉपर आयंस अलग होगा, Cu2 पॉजिटिव आयंस, और इसी Cu2 पॉजिटिव आयन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, और इसी आयंस की वजह से ये सॉल्यूशन अपने पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ये सॉल्यूशन हमने फिर से वही करना है, ये सॉल्यूशन हमने किस में डालना है, किसी एल्डिहाइड में डालना है, क्योंकि हमें एल्डिहाइड पहचानना है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक के लिए ये टेस्ट नहीं होगा। एरोमेटिक और एलिफेटिक जो भी हो उसके लिए टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जो केवल और केवल किसके लिए होगा, एलिफेटिक के लिए। अब मान लीजिए यहां पर कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड मैंने लिया, आगे अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, कोई टेस्ट ट्यूब में एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, जैसे मान लीजिए दो एल्डिहाइड हम बात कर रहे हैं कि यहां पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ये ली और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये ली। पहले टेस्ट ट्यूब में बाद में चलेंगे, पहले देख लेते हैं कि होगा क्या, पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होगा, इस तरह से R≡COOH, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, यहां पर तुम R की जगह ये यहां पर जो टॉलरेंस रिएजेंट है वहां पर एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी तुम ले सकते हो, यानी जैसे यहां पर हमने अल्काइल ग्रुप ले रखा ना, यहां पर तुम बेंजीन वाला भी ले सकते हो, AR वाला, इस तरह से AR एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये दोनों के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन तो वहां पर केवल तुम्हें R ही लेना है, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड ही लेना है। ठीक, अब इसमें क्या डालोगे, वो क्या डालोगे, फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट डालोगे, यानी कि फेलिंग्स का फाइनल सॉल्यूशन डालोगे, ये वाला सॉल्यूशन डालोगे। फेलिंग का फाइनल सॉल्यूशन जैसे इसमें डाला तो उसमें क्या होगा, कॉपर आयन मिलेगा तुम्हें, कॉपर आयन होगा, और उसको भी हमने किस में रखना है, बेसिक मीडियम में रखना है। किस में रखना है, उसको भी बेसिक मीडियम में। तो आगे पता क्या होता है, आगे क्या होता है, इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में हो रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आगे क्या बन जाएगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, प्लस इसका भी H2O बनता है यहां पर, और प्लस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस कॉपर के साथ आ जाता है ऑक्सीजन, और कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन आता तो ये बनता है Cu2O, जिसको बोलते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। इसको क्यूपरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इस क्यूपरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा, जो इस क्यूपरिक ऑक्साइड का कलर होगा, ये क्यूपरिक ऑक्साइड का पीपीटी वहां पर देखने को मिलेगा, ये है क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो कलर होगा वो होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का ये देखने को मिलेगा। रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी देखने को मिलेगी, प्रिसिपिटेट। पीपीटी का मतलब समझते हो कि रेडिश ब्राउन कलर का क्या चलेगा, वहां पर पीपीटी देखने को मिलेगा, प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा। किस तरह से वहां पर ये चीजें होती हैं, मान लीजिए तुमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ये एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, अब इसमें भी एल्डिहाइड हमने डाला है, दूसरी टेस्ट ट्यूब हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए इसमें भी एल्डिहाइड डाला। अब एक टेस्ट ट्यूब में तो तुमने डाला क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए तुमने डाल दिया क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तुम्हें बोला कि बताओ कौन सा, तुमने एल्डिहाइड तो पहचान लिया, टॉलरेंस रिएजेंट से एल्डिहाइड तो पहचान लिया, लेकिन तुम्हें बोला मान लीजिए दो सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, इसमें एक तो होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, दूसरा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो बताओ कौन सा एलिफेटिक और कौन सा एरोमेटिक है। तो तुमने क्या लेने, वो दोनों सॉल्यूशन फिर इस तरह से टेस्ट ट्यूब में ले लेने, ठीक, और उन दोनों के साथ क्या यूज करोगे तुम, दोनों के साथ क्या यूज करोगे भाई, फेलिंग्स रिएजेंट यूज करोगे, नहीं करोगे, फेलिंग्स ए और बी, फेलिंग्स सॉल्यूशन यूज करोगे, जो तुमने फेलिंग सॉल्यूशन बना रखा है, फाइनल जो डार्क ब्लू कलर का तुमने फेलिंग सॉल्यूशन बना रखा है, वो डार्क ब्लू कलर का फेलिंग सॉल्यूशन इधर भी ऐड करोगे, इधर भी ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद प्लस OH वाला मीडियम प्लस बेसिक वाला मीडियम, वो बेसिक मीडियम तुमने इधर भी डालना, बेस इधर भी डालना है और बेस इधर भी डालना है। लेकिन जहां पर तुम्हें यह देखने को मिलेगा, जहां पर तुम्हें यह देखने को मिलेगा
कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गई। यहां पर क्या देखने को मिल गया, यहां पर अगर तुम्हें क्या देखने को मिल गया, इस तरह से रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिल गया टेस्ट ट्यूब पे नीचे, तो मान लीजिए रेडिश ब्राउन पीपीटी किस चीज की है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये है रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी पीपीटी। और ये चीज कंफर्म कर देता है कि इसका मतलब ये वाला एल्डिहाइड क्या है, इसका मतलब ये वाला एल्डिहाइड क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला एलिफेटिक हो जाएगा। तो दूसरे में जब कुछ ऐसा पीपीटी देखने को नहीं मिल रहा है तो वो क्या रहेगा अपने पास, एरोमेटिक। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक, यानी कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है, जबकि टॉलेंस रिएजेंट अपने पास क्या है, दोनों ही एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, चाहे टॉलेंस रिएजेंट में चाहे तुम एरोमेटिक ले लो चाहे एलिफेटिक ले लो, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन केवल और केवल किसके लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। आई बात समझ में? इतनी चीजें अपने पास छाप लीजिए, पहले कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। लक्ष्मी को समझ में आया, ऐसे करेगी टेस्ट, ठीक है, डिमरी को हाँ छाप लो इसको, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो दो टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दो टेस्ट कौन कौन से, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो चुका है, और दोनों किसके लिए थे अपने पास, एल्डिहाइड के। हमें पता चल गया टॉलेंस क्या है, दोनों एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक ले लो चाहे एलिफेटिक ले लो, लेकिन फेलिंग्स क्या है, केवल एलिफेटिक के लिए। आई बात समझ में? अब अपने पास है हेलोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट अपने पास है हेलोफॉर्म टेस्ट, भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा हेलोफॉर्म टेस्ट, तीसरा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट, अगर हेलोफॉर्म टेस्ट की मैं बात करता हूं तो हेलोफॉर्म टेस्ट का पहले ग्रुप रिएजेंट, ये ग्रुप रिएजेंट होता है सोडियम हाइपोहलाइड्स। अगर मैं इसका ग्रुप रिएजेंट की बात करता हूं, पहले ग्रुप रिएजेंट तो बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं ये किसके लिए होता है, फॉर किसके लिए है ये, फॉर मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। जरूरी नहीं कीटोन्स के लिए हो, ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होगा। ठीक है ना, फॉर किस किस के लिए, ध्यान से सुनना, फॉर मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब समझ रहे हैं डिमरी, कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हो और साथ में कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, बाकी इस साइड कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, भाई बाकी इस साइड कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डिमरी, जैसे मिथाइल कार्बोनिल तुम्हें किस किस में देखने को मिल सकता है डिमरी, क्या तुझे एल्डिहाइड में देखने को मिल सकता है मिथाइल कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड OH, क्या ये भी तो मिथाइल कार्बोनिल है? इसका मतलब ये एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा, पर कौन सा एल्डिहाइड देगा, जिसमें मिथाइल कार्बोनिल होगा। आई बात समझ में? कौन सा एल्डिहाइड देगा, मिथाइल कार्बोनिल वाला एल्डिहाइड। और वो कौन सा एल्डिहाइड होगा, केवल एक ही एल्डिहाइड ऐसा है मिथाइल कार्बोनिल वाला, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इथेन अल। केवल एल्डिहाइड में केवल यही एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें मिथाइल कार्बोनिल होगा, क्योंकि अगर बाकी और अगर तुम बड़े एल्डिहाइड बनाओगे, जैसे प्रोपेनॉल बनाओगे, ब्यूटेनॉल बनाओगे, तो उसमें मिथाइल कार्बोनिल नहीं होगा। मिथाइल ग्रुप तो केवल इसी में देखने को मिलेगा ना, जो दो कार्बन का एल्डिहाइड होगा उसी में। तो इसी एल्डिहाइड में केवल, यानी कि जिसमें हम बोल सकते हैं इथेनॉल एल्डिहाइड में, मतलब अगर हम बात करें तो केवल एक ही एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, वो भी कौन से लिए, इथेनॉल के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है। बाकी तो ये कीटोन्स के लिए दे सकता है, किसी भी कीटोन्स के लिए, पर वो कीटोन्स कैसा होगा, जिसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं कीटोन्स के लिए क्या है, एक तो CH3 होना चाहिए कीटोन्स में, और दूसरी साइड R हो, या फिर चाहे अल्काइल ग्रुप हो, दूसरे साइड चाहे एरोमेटिक कार्बन हो, चाहे अराइल हो यानी बेंजीन। भाई एक साइड तो क्या है, मिथाइल कार्बोनिल है ना, दूसरी साइड चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, चाहे ब्यूटाइल हो, चाहे बेंजीन हो, पर एक साइड क्या आ जाएगा कीटोन में, मिथाइल कार्बोनिल।
तो इसी वाले कीटोन्स के लिए, सारे कीटोन्स के लिए नहीं, केवल उस कीटोन्स के लिए जिसमें मिथाइल कार्बोनिल है, मतलब एक साइड से क्या है मिथाइल ग्रुप, बाकी दूसरी साइड से क्या है वो कोई मतलब नहीं हो जाता। आई बात समझ, जिसके एक साइड से क्या है अपने पास मिथाइल कार्बोनिल है, उसी कीटोन्स के लिए ये देगा। आई बात समझ में, ये उसी कीटोन्स के लिए देगा, सारे कीटोन्स के लिए भी नहीं, केवल मिथाइल कार्बोनिल वाले कीटोन्स के लिए। तो सबसे पहले मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए ये टेस्ट देगा। दूसरा किसके लिए, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन से आएंगे, केवल और केवल इथेन अल और कीटोन ऐसे वाले। कार्बोक्सिलिक के लिए नहीं देगा ये, कार्बोक्सिलिक के लिए नहीं होता भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर हम बात करें मिथाइल कार्बोनिल लिखने चाहे तो उसके लिए नहीं होगा, केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, और एल्डिहाइड में इथेनॉल के लिए और कीटोन्स के लिए, किसी भी कीटोन्स के लिए, लेकिन उस वाले कीटोन्स के लिए जिसमें मिथाइल कीटोन्स हो। आई बात समझ में, मिथाइल कार्बोनिल हो। दूसरा किसके लिए देगा ये, मिथाइल अल्कोहल के लिए भी ये टेस्ट देता है, मिथाइल अल्कोहल के लिए। मिथाइल अल्कोहल मतलब कि क्या होगा, एक तो CH3 होगा और एक कार्बन पे बीच में क्या होगा OH, ठीक है, बाकी इधर साइड कुछ भी हो, बाकी इधर साइड कुछ भी हो। अरे मिथाइल अल्कोहल आ गया ना यहां पर, बाकी इधर साइड कुछ हो और भी हो सकता है, चाहे मान लीजिए हाइड्रोजन हो, इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, कुछ भी हो इधर साइड, चाहे R हो चाहे H हो, लेकिन यहां पर क्या होगा मिथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप होगा। तो इसके लिए भी क्या देता है ये टेस्ट देगा। लेकिन हमने इसमें मिथाइल कार्बोनिल मिथाइल अल्कोहल के लिए, दोनों के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये तो हमने पता कर लिया भाई किसके लिए टेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी ग्रुप रिएजेंट की, इसके ग्रुप रिएजेंट की बात करता हूं बेटा, तो इसमें ग्रुप रिएजेंट होता है अपने पास सोडियम हाइपोहलाइड्स। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, सोडियम हाइपोहलाइड्स, NaOH, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइपोहलाइड्स। सोडियम हाइपोहलाइड्स इसके कहते हैं, सोडियम हाइपोहलाइड्स। इस तरह से हलाइड्स में यहां पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, X की जगह पे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बुक में हमारे पास आयोडीन दे रखा है तो हम आयोडीन यूज करेंगे, बुक में आयोडीन दे रखा तो आयोडीन यूज करेंगे। अगर आयोडीन यहां पर यूज करा तो क्या बना, ये NaOI बना कि नहीं बना, जिसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, आयोडाइड, इस तरह से। ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। ये बनता कैसे है, ये ग्रुप रिएजेंट बनता कैसे, अगर इस ग्रुप रिएजेंट की फॉर्मेशन में देखता हूं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको I2 के साथ हम ट्रीट करेंगे, I2 के साथ ट्रीट करेंगे तो इस आयोडीन का एक आयोडीन और इसका एक H बन के क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और दूसरा ये जो NaO रहा इसके साथ एक आयोडीन जुड़ जाएगा और आगे क्या बन जाएगा, इस तरह से NaOI, इस तरह से ये बन जाएगा। और ये यूज हमने करना है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। और ग्रुप रिएजेंट कैसे बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आयोडीन हमने ट्रीट करा तो इसका ग्रुप रिएजेंट बना, ठीक। तो जो भी मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड वाला होगा, जैसे हमने यहां पर बात करी इथेनॉल के लिए, अब अगर मैं इसको फॉर इथेनॉल के लिए कर रहा हूं, फॉर इथेनॉल, उसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है उसमें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और इस तरह से H। अब क्या होगा, अगर मैंने इसमें क्या डाला, NaOI डाला, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, अल्काइल ग्रुप के मिथाइल से टूटेगा, मिथाइल से टूटेगा और मिथाइल के साथ आ जाएगा आयोडीन, यहां पर आयोडीन इसके साथ जुड़े। जब ये मिथाइल के साथ जुड़ता है, ध्यान सुनना, जब ये मिथाइल से टूटता है तो मिथाइल जब आगे टूटता क्या बनता है, CH3 लग रहा होगा तुम्हें, यहां पर CH3 टूट रहा है, लेकिन CH3 का 2 हाइड्रोजन और निकल जाते हैं, यहां पर CH बच जाता है, और जितनी भी वैलेंसी, बाकी 3 वैलेंसी, एक वैलेंसी तो कार्बन की हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, बाकी जो 3 वैलेंसी और बच गई उन पे आ जाएगा यहां पर आयोडीन, ये CH3I बन जाएगा,
जिसको इस तरह से हम यहां पर कहेंगे आइडोफॉर्म। क्या कहेंगे? आइडोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आयोडीन यूज कर रहे हैं तो आइडोफॉर्म। अगर क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म। यहां पर आयोडीन यूज कर रहे हैं तो आइडोफॉर्म यहां पर आगे बन चुका है। प्लस ये जो बाकी ग्रुप रह गया C डबल बॉन्ड O और ये H, इधर साइड से इसमें क्या आ जाएगा? ये ONA आ जाएगा, इसमें Na पॉजिटिव O नेगेटिव, इस तरह से इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब इसका आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इस तरह से। ये तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि Na पॉजिटिव फाइनली हट जाएगा, वहां पर H पॉजिटिव आ जाएगा, तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया? आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए तो ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। केवल उन मिथाइल कार्बोनिल के लिए होगा जिसमें इथेनॉल है और बाकी कीटोन्स, और बाकी इस अल्कोहल के लिए। आई बात समझ में? क्योंकि ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो आइडोफॉर्म बनता है, इस आइडोफॉर्म की होती है येलो पीपीटी, येलो प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है। तो जब आइडोफॉर्म वहां पर बनता है येलो पीपीटी, तब मैं बोलूंगा अच्छा इसका मतलब इसमें क्या है? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसके लिए? फॉर कीटोन्स के लिए, मिथाइल कीटोन्स के लिए, फॉर मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन हम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया इस तरह से CH3, बीच में C डबल बॉन्ड O, और यहां आगे साइड कोई भी R या फिर अल्काइल ग्रुप लो चाहे अराइल ग्रुप लो, उसमें भी हमने अगर यही चीज डाला NaOI, तो आगे जो प्रोडक्ट बना बिल्कुल यहां से आयोडीन हटेगा और यहां से CH3। बच्चे कभी कभी पता क्या कर देते हैं? गलती बच्चे आगे करते हैं, पता क्या? इस तरह से CH3, बच्चों को लगता है यहां से CH3 टूट रहा है तो CH3 और I लिख लेते हैं इस तरह से, और फिर उसके नीचे लिखते हैं आइडोफॉर्म। क्या आइडोफॉर्म हो गया? ये तो मिथाइल आयोडाइड हो गया। फॉर्म कब बनता है? जब हैलाइड क्या हो? 3। अगर क्लोरीन 3 हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन 3 हो तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन 3 हो तो आयोडोफॉर्म। इसका मतलब यहां से CH3 तो टूटता है, लेकिन आगे केवल एक ही H रहता है और आयोडीन 3 हो जाता है। इसीलिए यहां पर यह गलती मत कर लेना। जब मैं कभी कॉपी चेक करता हूं तो बच्चों की यही गलती लगे, यहां से टूटता तो CH3 है, लेकिन आगे CH रहेगा और बाकी आयोडीन रहेगा 3, CHI3, यानी कि बनेगा आइडोफॉर्म येलो पीपीटी। ठीक, और प्लस जो बाकी बच गया इसका क्या? C डबल बॉन्ड O और इधर साइड R ले लो चाहे अराइल ग्रुप ले लो, बाकी ये ONA इसमें लग जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी इसका इस तरह से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं किसके लिए बात करता हूं, ये लास्ट में मिथाइल अल्कोहल के लिए यूज करूंगा तो सेम ऐसे ही होगा। यहां पर लक्ष्मी ध्यान से सुनना, फॉर मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की अगर बात कर रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल अपने पास क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप और ये OH इसमें लगा H, और इस तरह से आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप लो चाहे अराइल ग्रुप लो, पर हमें मिथाइल अल्कोहल पता है। अब वही चीज अगर मैं यहां पर क्या डाल दूं? सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज करूं, जो हमारे पास हेलोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म का ग्रुप रिएजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पर भी ये मिथाइल ग्रुप टूटेगा और आगे जो बनेगा क्या बनेगा भाई? CHI3 प्लस जो बाकी बचा हुआ है, जैसे ये CH और आगे ये R, ये OH तो ऐसे रहेगा, लेकिन इस साइड क्या आ जाएगा? O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। ये पूरा इस तरह से आइडोफॉर्म यहां पर येलो पीपीटी बन गया। तो ये तीनों के लिए अपने पास क्या होता है? हेलोफॉर्म टेस्ट होता है या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, इस हेलोफॉर्म टेस्ट को यहां पर क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि हम आयोडीन यूज कर रहे हैं तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर तुम्हारे पास हेलोफॉर्म नाम ना आए तो इसलिए आइडोफॉर्म आएगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आयोडीन यूज कर रहे हैं। अगर क्लोरीन यूज करते तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो जाता है, ब्रोमीन यूज करते तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट हो जाता है, आयोडीन यूज करते तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है। ठीक, आयोडीन की प्रेजेंस में येलो पीपीटी होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रेजेंस में ग्रीन या फिर एप्पल ग्रीन वाली पीपीटी यहां पर देखने को मिलेगी।
लेकिन आयोडीन के प्रेजेंस में येलो पीपीटी देखने को मिलता है, अच्छी खासी येलो पीपीटी देखने को मिलती है। इसलिए हमें यहां पर देखने को मिल रहा है येलो पीपीटी। जैसे टेस्ट ट्यूब में अगर लियोगे ना इस तरह से टेस्ट ट्यूब, तो यहां पर क्या होगा, नीचे नीचे तुम्हें इस तरह से येलो पीपीटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये येलो पीपीटी, और ये येलो पीपीटी किसकी होगी, ये येलो पीपीटी किसकी होगी भाई, हाँ आइडोफॉर्म की येलो पीपीटी होगी, ये होगी इस आइडोफॉर्म की। तो इस तरह से हमारे पास सबकी प्रिपरेशन पता चल गया, सबका टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट पता चल गया। आई बात समझ में? यानी कि हमने यहां पर हेलो फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया, ये हेलो फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में अपने पास तीनों ही टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इन तीनों ही टेस्ट को देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या यहां पर टॉलरेंस टेस्ट में कोई डाउट है पहले वाले में? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पहले वाले में? नहीं। दूसरे वाले पेज में कोई डाउट है भाई सचिन? नहीं। अच्छा, इस तीसरे वाले पेज में जहां पर हेलो फॉर्म टेस्ट है, इसमें कोई डाउट है भाई? किसी को भी है तो पूछ लो। ठीक, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में क्या कर दिया, कंप्लीट, क्या कंप्लीट कर दिया है, टेस्ट कर दिया है कंप्लीट। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया अपने पास टेस्ट, जो डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं अपने पास किसके, आइडियाइड कीटोन्स के। अब एक लास्ट टॉपिक इस टेस्ट में, इसमें हमने कंप्लीट करना है, वो रहेगा, फिर अपने पास पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। वो लास्ट टॉपिक रहेगा यहां पर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक यहां पर रहेगा ESR। स्टार टॉपिक रहेगा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझे पता है किस पे होगा, केवल एरोमेटिक कार्बन पे होता है। ESR केवल किस पे होता है, एरोमेटिक कार्बन यानी बेंजीन वाले कार्बन पे। तो उसी को मैं लूंगा यहां पर, ओनली इन एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन यानी बेंजीन वाले कार्बन की बात करेंगे, तो वो बेंजीन वाला आइडियाइडम या फिर बेंजीन वाला आइडियाइडम यहां पर यूज करना पड़ेगा भाई डिमरी, बेंजीन वाला आइडियाइडम यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पर ESR में जैसे बहुत सारे स्टेप होते हैं ESR के, जैसे नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, क्लोरीनेशन होता है, जो भी है, तो एक बात ध्यान से सुनना, जैसे एक को मैं समझा रहा हूं, बाकी सारे ESR इसमें ऐसे ही होंगे। जैसे मैं एक ESR समझा रहा हूं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होगा भाई डिमरी, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप होगा। अरे हमने पहले भी तो नाइट्रेशन करी है इस ESR में, नाइट्रेशन करी है, सल्फोनेशन करी है, हेलोजिनेशन करी है, यही बात समझ में, फ्रेडल क्राफ्ट वगैरह करी है हमने। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं यहां पर नाइट्रेशन कर रहा हूं, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, इसका ग्रुप रिएजेंट मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है यार, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। ठीक, अब एक बात ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर एरोमेटिक आइडियाइड ले रहा हूं, यानी कि बेंज आइडियाइड ले रहा हूं, इस तरह से यहां पर बेंज आइडियाइड, ठीक है, ये CHO बेंज आइडियाइड। तो मैंने क्या बोला है, जब भी ESR रिएक्शन होती है तो वो ऑर्थो पैरा पे होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन मैंने तुम्हें जब पहले बताया था हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में या फिर अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में, मैंने ये बताया था कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों क्या आते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग, इसका मतलब यहां पर मेटा प्रोडक्ट बनता है, ना कि ऑर्थो पैरा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बाकी तो इलेक्ट्रॉन डोनर थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा भाई। यहां पर ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना। अब इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। अरे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होगा जिसपे खुद पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को मैं क्या कहता हूं भाई, इलेक्ट्रोफाइल्स कहता हूं। जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहेंगे ना इलेक्ट्रोफाइल्स।
अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या इसके रेजोनेंस जब इस बेंजीन का होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। भाई मैं क्या बोलता हूं, चार्ज डिलोकलाइज होता है रेजोनेंस के दौरान, जब चार्ज डिलोकलाइज होता है, या चार्ज जब क्या होता है, शेयर होता है, या फिर चार्ज जब घूमता है तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूमता है। जब बेंजीन का रेजोनेंस हम पढ़ते हैं ना, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। आई बात समझ? तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये एल्डिहाइड ग्रुप अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इसने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल्स है जिस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, E पे पॉजिटिव चार्ज, क्या उस जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा, वो क्या उधर जाएगा जहां उसको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है? नहीं, वो उधर नहीं जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज है, वो उधर जाएगा जहां उसको कोई चार्ज देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, वो तो उधर जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ऑर्थो पैरा पे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, अब उसको केवल एक ही जगह मिली अटैक करने के लिए, कौन सी, मेटा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑर्थो और पैरा कंपैरिजन क्या है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रोफाइल्स केवल एक ही जगह अटैक कर रहा है, वो है मेटा पोजीशंस। इसलिए जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो केवल मेटा प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जब हम उसकी ESR करते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्या यूज करा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड क्या यूज कर दिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहां से जो NO2 निकलेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल्स निकलेगा, वो केवल और केवल किस पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनता है, ना कि दो प्रोडक्ट जैसे ऑर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट अभी तक पीछे बन रहे थे। तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनता है इस तरह से CHO, और एक ही मेटा पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले भी लिखा रखे हैं कि जो एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों ही जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ता है तो उसके जो ESR के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें वो मेटा प्रोडक्ट देता है, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसके कंपैरिजन इसके साथ क्या बनता है, ओनली मेटा डायरेक्टिंग होता तो मेटा प्रोडक्ट बनेंगे। चाहे नाइट्रेशन कर लो चाहे हेलोजिनेशन कर लो, तो हेलोजन भी मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी हम यहां पर ESR कर रहे हैं। आई बात समझ में? भाई डिमरी तेरे को बात समझ में आई? लेकिन कभी कभी यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो पता क्या बोलता है, स्टार क्वेश्चन सुन लीजिए। वो बोलता है कि ये तुम्हारे पास क्या है, बेंजी एल्डिहाइड है। वो क्या बोलता है इस तरह से, ये क्या तुम्हारे पास, बेंजी एल्डिहाइड। ठीक, और अगर मुझे इसका क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो बेंजी एल्डिहाइड बनाना है। जैसे मान लीजिए वो बोलता है कि इस बेंजी एल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, ये बेंजी एल्डिहाइड है और इसकी पैरा पोजीशन पे मुझे नाइट्रो ग्रुप चाहिए, तो कैसे लाएंगे इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बच्चे पता क्या सोचते हैं, बहुत इजी सोचते हैं बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर बेंजी एल्डिहाइड है और यहां पर क्या डाल देते हैं, ये ग्रुप रिएजेंट डाल देते हैं और सीधा पैरा पे नाइट्रो लगा देंगे। क्या ऐसा होगा? इस कंडीशन में तो केवल मेटा पे नाइट्रो लगता है। अगर मुझे इसको पैरा पे नाइट्रो लेके आना है तो सबसे पहले इस एल्डिहाइड से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इस एल्डिहाइड से हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एल्डिहाइड से हटाता हूं तो पहले मैं इसका कर दूंगा रिडक्शन, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर यूज करूंगा। क्या करूंगा इसमें, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। मान लीजिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट तुमने यूज करा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे, मान लीजिए NaBH4 यूज करा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या इस एल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जो ये अपने पास CHO है इसका बन जाएगा CH2OH, ये बनेगा। ठीक, अब तुम इस पे क्या कर सकते हो, अब तुम इस पे क्या कर सकते हो, नाइट्रेशन कर सकते हो।
तो उस कंडीशन में ऑर्थो वाला भी बनेगा नाइट्रो और पैरा वाला नाइट्रो भी बनेगा। कि अब अगर तुमने इसमें क्या करा बेटा, ध्यान सुनना, अब अगर तुमने इसमें क्या करा, अब अगर तुमने यहां पर क्या करा, ध्यान सुनना, अब अगर तुमने यहां पर क्या करा, नाइट्रेशन करा, यानी कि अब अगर यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 डाल रहे हो, ध्यान सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 डाल रहे हो, तो अब तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे ना। एक बार तो ऑर्थो पे देखो, यहां पर देखो ये CH2OH है, एक बार तो तुम्हें ऑर्थो पे क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप, और दूसरी बार पैरा पे नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। तो यहां पर ध्यान सुनना, एक बार तो तुम्हें ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा और एक बार तुम्हें पैरा पे नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं केवल पैरा वाला इसलिए यहां पर बना रहा हूं क्योंकि मुझे आगे प्रोडक्ट पैरा वाला ही चाहिए। वैसे तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक बार पैरा वाला, दूसरे बार ऑर्थो नाइट्रो बनेगा, लेकिन ये ऊपर अल्कोहल रहेगा तभी ऐसा देखने को मिलेगा, ये वाला है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास क्या आ गया, नाइट्रेशन करने पर ये हो गया, आई बात समझ में। तो अब तुमने क्या करना है, डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा यूज करना है जिसका अल्कोहल का सीधा क्या बने, एल्डिहाइड, आई बात समझ में। अब इस अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाना है, तो अगर इस अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करोगे, अगर KMnO4 यूज करोगे तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, और वो है PCC, जिससे अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनेगा। तो तुमने जब यहां पर PCC डाला, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट डाला, तो तब क्या होगा, इस अल्कोहल का क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड। और इस तरह से तुम क्या ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की जब तुम नाइट्रेशन करना चाहो तो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के केस में तुम्हें क्या चाहिए, पैरा वाला नाइट्रो चाहिए, या फिर पैरा वाला ESR चाहिए, या फिर ऑर्थो वाला ESR चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करके उसका ऑर्थो अगर ऑर्थो वाला चाहिए तो ऑर्थो बना लीजिए, अगर पैरा वाला चाहिए तो पैरा वाला बना दीजिए। रिडक्शन करने के बाद उसको ऑक्सीडाइजिंग कर दीजिए। ऑक्सीडेशन करें तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, आई बात समझ में। तो यहां पर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो होती है पूरी कंप्लीट। यानी एल्डिहाइड कीटोन्स वाला जो इस चैप्टर का, जो हमारे पास चैप्टर का नाम तो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो इसमें से एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास केवल एक पोर्शन बच जाता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम लेक्चर शुरू करेंगे तो वहां से हम शुरू करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, छाप लीजिए, पूछ लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो। भाई सचिन, डाउट है तो पूछ लो।